नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नॉनस्टॉप एट 9। आपके साथ में हूं मानव गुप्ता। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ और मंगलवार तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। लेकिन संसद के बाहर अब भी हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा जारी है। रविवार को राज्यसभा में हुए बवाल के बाद स्पीकर वेंकैया नायडू ने टीएमसी के डेरेक ओब्रायन समेत 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। इस सख्त कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया, तो वहीं निलंबित सांसदों ने सदन छोड़ने से इनकार कर दिया। हम लोगों को सस्पेंड किया है और उसके खिलाफ हम सारे लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये सरकार ये नहीं बताती कि कल क्यों बगैर वोटिंग के, नंबर न होने के बावजूद लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के ये कानून पास किया गया। आम आदमी की आवाज रोज दबाई जाती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात ये सरकार करती है और रोज आप देखिए, रोज एक न एक ऐसे अध्यादेश ला रही है। जो हमारा एरिया है, उन्होंने तो सिकंदर आजम अलेक्जेंडर के ग्रेट को नहीं कभी घुसने दिया। आप तो चीज ही कुछ नहीं हो। आप सोचो कि हम इनको डरा धमकाकर अपनी पॉलिसीज के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी ले आएंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है भाई, वो भी ट्रेडिंग हाउस था। बकायदा तौर इधर अंबानी और अडानियों की ऑलरेडी ये स्कीम है कि इनको लाया जाए हिंदुस्तान में। संसद से पारित हुए बिल को किसान संगठन और कांग्रेस नेता मेहनत कशों की मौत का बिल बता रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी इसे कोरी राजनीति कह रहे हैं। दिल्ली से लुधियाना और कोच्चि से चेन्नई तक किसान और विपक्षी पार्टियां सड़क पर हैं। सरकार इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बता रही है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि ये किसानों के वजूद का संग्राम है। कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। मोदी सरकार को कमेरे वर्ग से कोई लेना देना नहीं, वो अपने चंद फाइनेंसरों को बचाने में लगी है। एक ही बात कहेंगे हम आपको मोदी जी, अगर किसान और खेत मजदूर इस देश का बोना जानता है तो काटना भी जानता है। कि ये जो अमेज़न या रिलायंस या और किसी का जो मार्केटिंग टाई अप की जो बढ़ती जा रही है, उनको मदद करने के लिए ये विधायक तो नहीं ले आए। इस इशू पे काफ़ी बड़ा भूचाल होगा। सरकार अगर अपने आप को संभल नहीं गई तो ये बाढ़ में भी बह सकती है। किसान बिल पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने गेहूं और चना जैसी सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ा दिया है। पंजाब हरियाणा समेत देश भर में किसान बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया। 6 रबी की फसलों की एमएसपी माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीए की बैठक में स्वीकृति प्रदान की है। गेहूं के एमएसपी में 50 रुपए कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 1975 हो गई है। केंद्र सरकार ने जौ के समर्थन मूल्य में 75 रुपए, मसूर में 300 रुपए, चना में 225, सरसों में 225 और कुसुम के समर्थन मूल्यों में 112 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस 2 करोड़ किसानों से हस्ताक्षर करवाएगी। कांग्रेस महासचिवों की बैठक के बाद पार्टी ने 24 सितंबर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। किसान बिल पर संसद से सड़क तक मची बवाल के बीच कांग्रेस ने 72 घंटे के भीतर कई चरणों में देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इधर सरकार का आरोप है कि कांग्रेस का रवैया अल्पमत की तानाशाही वाला है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बंदी सरकार बन गई है। पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी लाकर व्यापार बंदी की, उसके बाद लॉकडाउन लगाकर देश बंदी की और अब खेत और खलिहान बंदी करने की तैयारी है। आज 21 तारीख है। अगले 72 घंटे में कांग्रेस के नेता, महासचिव, इंचार्जेस और दूसरे प्रमुख नेतागण हर स्टेट हेडक्वार्टर तक जाकर मोदी सरकार की ढोल की पोल खोलेंगे। कल भी आपने सदन का माहौल बनाया और आज भी आप वही कर रहे हैं। कल जितने मेंबर्स थे उपस्थित, उसमें 110 हमारे साथ क्लियर थे और
खिलाफ में सिर्फ 72 थे। उनका एजेंडा था कि हम इस हाउस को यह बिल पास ही नहीं करने देंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर मी टू के तहत कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे अनुराग की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की मुसीबत बढ़ सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाते हुए अपने साथ हुई छेड़छाड़ का जिक्र किया था। वो जो है मैं पुलिस के साथ डिस्कस कर लूंगी। अभी ये मीडिया में बोलने वाली बात नहीं है, जो मैं ऐसे ये बोलना मेरे सिक्योरिटी के लिए भी सही नहीं है। जो भी है, जो भी होगा हम डिस्कस कर लेंगे। अभी वो तभी पता चलेगा उसके बाद। रविवार को पायल ने 2014 में हुई एक घटना का खुलासा करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाते हुए अपने साथ हुई छेड़छाड़ का जिक्र किया था। पायल ने इस मामले में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और माही गिल को भी घसीटा, जिससे बॉलीवुड दो खेमों में बट गया है। कुछ स्टार्स अनुराग के समर्थन में हैं, तो कुछ उसके विरोध में। आपको बता दें कि पायल घोष आखिर है कौन। पायल का जन्म कोलकाता में हुआ था। 2009 में उन्होंने तेलुगु फिल्म प्रायनम से करियर शुरू किया। पायल ने पटेल की पंजाबी शादी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सुशांत केस और बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच कर रही एनसीबी के हाथ कई बॉलीवुड हीरोइंस के व्हाट्सएप चैट लगे हैं, जिनके नाम अंग्रेजी के पहले अक्षर डी, के, जे और एस से शुरू होते हैं। क्या है ये कनेक्शन, देखिए। रिया सुशांत ड्रग्स केस में अब अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह से भी पूछताछ होगी। इन्हें एनसीबी की ओर से समन भेजा जाएगा। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी से पूछताछ के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 25 लोगों का नाम लिया था। ऐसे में एनसीबी इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने के लिए जांच में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक कई अभिनेत्रियां एक हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थी, जिसकी एनसीबी तलाश कर रही है। अब एनसीबी ये पता कर रही है कि क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत तक ड्रग्स पहुंचाया था। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े इस ड्रग्स मामले में अब तक 16 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती प्रमुख हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान अगले 1-2 दिन में हो सकता है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं, लेकिन आरजेडी के नेता ही कैसे जेल में बंद लालू प्रसाद यादव की पोल खोल रहे हैं, देखिए। अनजाने में ही सही, लेकिन आरजेडी नेता कमलेश शर्मा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से उनकी रोज घंटों बातचीत होती है। लालू प्रसाद यादव चुनाव संबंधित सभी फीडबैक लेते हैं। अब सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव जेल मैनुअल का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी नेता और तेज प्रताप यादव के करीबी कमलेश शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कमलेश दावा कर रहे हैं कि उनकी रोज जेल में बंद लालू प्रसाद से घंटों फोन पर बात होती है। हमारे लालू जी का पर डे एक बार मेरे पास फोन आता है। जब कल मैं यहाँ से लौट रहा था, गया पहुँचने के पहले ठीक फोन आया उनका मेरे पर, और एक एक कार्यक्रम का फोटो रोज मांगते हैं हमसे। कल भी उनको मैं सारा कार्यक्रम का फोटो भेजा हूँ, आज भी भेजूंगा। वीडियो वायरल होने के बाद जहां आरजेडी सफाई दे रही है, तो बीजेपी हमलावर हो उठी है। इस बात का हम खंडन करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी किसी से बात नहीं करते हैं, जेल मैनुअल का पालन करते हैं। लालू जी को झारखंड सरकार ने विशेष प्रिविलेज दिया हुआ है और रिम्स डायरेक्टर के आवासीय परिसर को उन्होंने राजनीति का अड्डा बना लिया। कमलेश शर्मा जेडीयू से निकाले जाने के बाद आरजेडी में शामिल हुए हैं और खुद को टिकारी विधानसभा का उम्मीदवार बता रहे हैं। आरजेडी ने बिहार में तेजस्वी यादव को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर रखा है, लेकिन आरजेडी के नए पोस्टर से तेजस्वी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पटना की सड़कों पर लगे ये पोस्टर सियासी सुर्खियों का सेंटर बन चुके हैं। आरजेडी के इस पोस्टर में ना तो लालू यादव नजर आ रहे हैं, ना ही राबड़ी देवी। पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी का चेहरा चमक रहा है। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू इसी बहाने आरजेडी पर वार कर रही है। आप पटियाला कोर्ट में दंडवत हैं। देश के पहले विपक्ष के नेता आप हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में धारा 420, तो राजनीति के भी 420 हो गए क्या तेजस्वी यादव? जिस नेता को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने पूर्व मुख्यमंत्री और अपना चुनाव चिन्ह तीनों बचाने में शर्म महसूस हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस दल की बिहार में क्या स्थिति है। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। मलबे का अंबार, लोगों की भीड़। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीमें ये बताने के लिए काफी हैं
कि ठाणे के भिवंडी में एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से कितना बड़ा हादसा हुआ। मुंबई से सटे भिवंडी में एक बिल्डिंग गिरने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक 11 लोगों को यहां से जिंदा निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन की टीम लगी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आसपास के लोग बड़ी संख्या में जमा हो जा रहे हैं। ये हादसा 3:30 बजे रात को हुआ है। आप देख सकते हैं कि हादसा इतना भयावह है, अभी भी कई लोगों के इसमें फंसे होने की संभावना है। हादसा रविवार रात 3:30 बजे के करीब हुआ। इस समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। बताया जाता है कि मुंबई में पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से बिल्डिंग कमजोर हो चुकी थी। इसमें 21 परिवार रहते थे। ये बिल्डिंग 1984 में बनी थी, जो जर्जर हो चुकी थी। इसे खाली कराने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन खतरे के बावजूद लोग इसमें रह रहे थे। घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने की कोशिशें की जा रही हैं। लगभग 500 पुलिस के जवान और 100 गाड़ियों में फ्लैग मार्च हुआ और लोगों से मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और धारा 144 का पालन करने के संदेश के साथ इन पुलिस वालों के हाथों में तख्तियां भी थी। आप भी देखिए। जयपुर पुलिस ने एक बार फिर से फ्लैग मार्च किया। जैसा आप देख सकते हैं, कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह से हाथों में तख्ती लिए जयपुर पुलिस के ये जवान हैं, जिन्होंने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। तमाम हथियारों के साथ, अपने दल बल के साथ यहाँ पर आपको जयपुर पुलिस के ये जवान संदेश दे रहे हैं कोरोना से किस तरह बच सकता है। सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में 1,20,000 से भी ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले हो चुके हैं। ऐसे में जयपुर पुलिस के ये जवान जनता को बताने की कोशिश में लगे हैं कि पुलिस उनके साथ है, वे उन जनता को भी सतर्क करना चाहिए। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का तबलीगी जमात के साथ कनेक्शन हुआ है। इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कैसे, अभी देखिए। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का तबलीगी जमात के साथ कनेक्शन पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा आईएम के आतंकियों के साथ मुठभेड़ करने वाले एनकाउंटर टीम के मुखिया पूर्व आईपीएस कर्नल सिंह ने अपनी किताब के जरिए किया है, जो बाटला हाउस एनकाउंटर पर लिखी गई है। इस किताब के जरिए कर्नल सिंह ने यह खुलासा किया है कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन को भारत में खड़ा करने वाला आसिफ रजा खान है, जिसका गहरा संबंध तबलीगी जमात मरकज से है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला इंडियन मुजाहिदीन का मास्टरमाइंड आसिफ रजा खान ने सबसे पहले इसी तबलीगी जमात मरकज में शरण ली, जिसके बाद वो बहुत दिनों तक बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहकर गोला बारूद हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और भारत में कई आतंकी साजिशों को अंजाम दिया। तो तबलीगी जमात का एक ग्रुप जो है डिफरेंट जगह पे जाते हैं। तबलीगी जमात का ग्रुप जो है, तो एक ग्रुप के साथ ये बांग्लादेश गया और वहाँ से उसने कोशिश की कि वो पाकिस्तान चला जाए, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो तबलीगी जमात का जिक्र इस संदर्भ में बुक में आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।